मीटरवर आकाशवाणीच्या नागपूर केंद्रावरून आम्ही बोलत आहोत. कॉलेजला जाऊया. हा, ओढणी ओढून तयारी तर करते. ओढणी ना तयारी. यात आश्चर्य कसलं? आश्चर्य मला नाही, तुला वाटेल. जेव्हा उन्हात ओढणी पासून मिळालेलं संरक्षण बस स्टॉपवर जाईपर्यंत जाईल वाया. आता आपलं फेअर अँड लवली याचा उजळपणा टिकतो घराच्या बाहेरही. आता ओढणी हटवा आणि फेअर अँड लवलीचा सर्वोत्तम उजळपणा मिळवा. ये आकाशवाणी का नागपुर केंद्र है. अभी आप सुनेंगे श्रमिक भाइयों का कार्यक्रम कामगार सभा. श्रमिक श्रोताओं, स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम कामगार सभा में. हमेशा की ही तरह इस बार के अंक में भी आपके मनोरंजन की सारी सामग्री मौजूद है. कार्यक्रम में साहित्य सृजन क्रम में हम आपको सुनवाएंगे एक बेहद मार्मिक कहानी और इसके साथ ही एक प्यारा सा फिल्मी नगमा भी. पर शुरुआत हर बार की ही तरह सुविचार के साथ. श्रोताओं, आज का सुविचार यही है कि हमें हौसले बुलंद कर रास्तों पर चलते रहना चाहिए. आपको आपका मुकाम जरूर मिल जाएगा. अकेले ही बढ़कर हमें पहल करनी चाहिए, जिसे देख आपको आपका काफिला खुद बन जाएगा. इस सुविचार के बाद आइए अब आपको साहित्य सृजन क्रम में सुना रहे हैं कुमार कोंकणे द्वारा रचित कहानी आधार, उन्हीं की जुबानी. मैं जो कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है आधार. मई का महीना, दोपहर 12:30 का समय. सूरज आसमान से आग बरसा रहा था. दादा साहब आधार के बरामदे में खड़े किसी का इंतजार कर रहे थे. थोड़ी थोड़ी देर में रास्ते की तरफ देखते, कभी घड़ी की सुइयों को निहारते. गहरी सांसों के साथ इंतजार की घड़ियां भी गहरी होती जा रही थी. सुबह सुबह उन्होंने सुरेखा दीदी को एक और व्यक्ति का भोजन ज्यादा तैयार करने के लिए कहा था. आज दादा साहब के परिवार में एक और सदस्य जुड़ने वाला था. दादा साहब उत्सुक थे उसका स्वागत करने के लिए. उनकी आतुरता बढ़ती ही जा रही थी. दादा साहब का परिवार दिन प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा था. आधार में सदस्यों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही थी. आधार दादा साहब का सब कुछ, उनका सर्वस्व. अनाथ निराधार जिन्हें अपनों ने इस संसार ने त्याग दिया है, ऐसे वृद्धजनों के लिए ममता का छत्र, जिसे आम व्यवहारिक भाषा में वृद्धाश्रम कहा जाता है. पर दादा साहब ने अपने हम उम्र कई निराधार बुजुर्गों को यहाँ आस्था से अपने सानिध्य में रखा था. अनेक दुखी और निराश जिंदगियों को आशा की किरण दिखाई थी. इस आधार के लिए दादा साहब ने उनकी रिटायरमेंट के बाद का संपूर्ण निधि अर्पण किया था और उनकी पेंशन के माध्यम से आधार का वर्तमान खर्च चल रहा था. दादा साहब ने अपने इस कार्य से कितने ही टूटे दिलों को पुनश्च जोड़ रहे थे. धीरे धीरे उसमें वो सफल भी हो रहे थे. उनके भागीरथ प्रयासों से ही आज के इस आधार की स्थापना हुई थी एवं यह नन्हा सा पौधा आहिस्ता आहिस्ता घने वृक्ष में परिवर्तित हो रहा था. इस वृक्ष का बीजारोपण उन्होंने उनके जीवन में घटित एक घटना के द्वारा किया. दादा साहब भंडारा के स्कूल में शिक्षक थे. छोटी उम्र में ही पिता का साया सर से उठ जाने के बाद दादा साहब ने कांटों भरी राह पर चलकर विपरीत परिस्थितियों में ग्रेजुएशन पूरा कर एक स्कूल में शिक्षक की नौकरी कर ली. साथ ही आगे की पढ़ाई भी जारी रखी. इस तरह उन्होंने एमए कर पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया. उनके व्यक्तित्व में समाया सच्चा शिक्षक, विद्यार्थी प्रिय गुरु एवं हमेशा तत्पर रहने वाला शिक्षावृत्ति पहचान कर स्कूल प्रबंधन ने उन्हें पुणे की एक अकादमी में एमएड की ट्रेनिंग को भेजा. अतः प्रयास तथा कर्तव्य दक्षता के बल पर दादा साहब स्कूल के प्राचार्य पद पर नियुक्त हुए. 18 साल दादा साहब ने जैसे स्कूल को संभाला, आगे बढ़ाया, वैसे ही गृहस्थी भी चलाई. माई दादा साहब की अर्धांगिनी ने उनके हर सुख दुख में साथ दिया. प्रत्येक कठिन प्रसंग में उनका साथ निभाया. दादा साहब अनेक जरूरतमंद विद्यार्थियों की मदद करते. आवश्यकता होने पर उनकी आर्थिक कठिनाइयों का निवारण करते. दूसरे गांव से आए विद्यार्थियों का एवं उनके पालकों का निवास अक्सर दादा साहब के घर पर ही होता था. वात्सल्य एवं करुणा की मूर्ति माई ने कभी इन विद्यार्थियों में और अपने इकलौते बेटे श्रीकांत में फर्क नहीं किया. समय का चक्र आगे बढ़ा. श्रीकांत बड़ा हुआ. माई के संस्कारों तथा दादा साहब के अनुशासन में डॉक्टर बना. एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद श्रीकांत को एमएस के लिए अमेरिका जाने की चाह थी. श्रीकांत ने माई और दादा साहब के समक्ष अपनी इच्छा जाहिर की. माई ने तो शुरुआत में ही ना कर दी, पर दादा साहब के समझाने पर श्रीकांत के सुखद भविष्य को ध्यान में रखने की बात कहकर उन्होंने माई की ना को हाँ में बदल दिया. श्रीकांत विदेश गया. तब दादा साहब की रिटायरमेंट को 2 ही वर्ष शेष थे.
दादा साहब ने श्रीकांत को अपने जीपीएफ में से कुछ पैसे दिए। केवल स्कॉलरशिप पर विदेश में पढ़ाई मुमकिन नहीं थी। बचे हुए पैसों से दादा साहब ने प्लॉट लेकर घर बनाना शुरू किया। श्रीकांत के अमेरिका से आने के बाद उसे क्लिनिक के लिए, शादी के बाद गृहस्थी बसाने के लिए खुद का घर होना चाहिए, ऐसी दादा साहब की इच्छा थी। दादा साहब बड़े प्यार से घर बना रहे थे, उसमें सभी सुख सुविधाएं होनी चाहिए, इसका पूरा ध्यान रख रहे थे। श्रीकांत के लिए एक अलग बेडरूम, बेडरूम के सामने गैलरी, क्लिनिक के लिए विशेष व्यवस्था, पेशेंट आराम से बैठ सके इसलिए बड़ा बरामदा, हवा प्रकाश घर में आता रहे इसे ध्यान में रखकर बड़ी खिड़कियां, एक एक चीज पर दादा साहब ध्यान देकर नक्शे के हिसाब से काम करवा रहे थे। माई ने भी इस नए घर को घर के रूप में साकार करने के लिए पूजा घर, आंगन में तुलसी वृंदावन, उसके सामने शिवजी की प्रतिमा, सभी कुछ खुद करवा लिया। समय आने पर कारीगरों को दाट पिलाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। घर पूरा हुआ। दादा साहब और माई ने बड़े प्यार से घर का नाम आधार रखा। दादा साहब और माई के सपनों का आधार, श्रीकांत के उज्जवल भविष्य का आधार। दादा साहब और माई के मन में श्रीकांत की घर गृहस्थी को लेकर अनेक योजनाएं थी, कई सपने थे। श्रीकांत का वैवाहिक जीवन में प्रवेश, नई नवेली गृहस्थी, बढ़ता परिवार, पोते पोतियों का लाड़ प्यार इत्यादि। श्रीकांत के एमएस का 1 साल पूरा हुआ। श्रीकांत के अवकाश का समय देखकर नए घर की वास्तु पूजा हुई। नए घर में शिफ्ट होने के साथ दादा साहब और माई ने श्रीकांत को अपनी शेष पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका लौटने की अनुमति दी। अब दादा साहब की रिटायरमेंट को 1 ही वर्ष बचा था। माई के कहने पर श्रीकांत के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते आने लगे। एक दिन दादा साहब अपने ऑफिस में बैठे थे, तभी स्कूल का चपरासी दादा साहब के पास एक बंद लिफाफा लेकर आया। लिफाफे में बंद चिट्ठी जब दादा साहब ने खोलकर पढ़ा तो दादा साहब के हाथ थरथर कांपने लगे। उनके हाथों से चिट्ठी वही गिर गई। चिट्ठी विदेश से श्रीकांत ने भेजी थी। उसे अमेरिका में अच्छी ऑफर मिली है, वही उसे सेटल होना है और उसके साथ पढ़ने वाली एक अमेरिकन लड़की से उसने शादी कर ली, ऐसा उस चिट्ठी में लिखा था। दादा साहब के चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। क्या करे क्या नहीं, माई को यह सब कैसे बताया जाए। दादा साहब चिंता में पड़ गए। एक तरफ श्रीकांत के फैसले का क्रोध, दूसरी तरफ टूटे हुए सपनों का दुख, दोनों तरफ से मुसीबतों ने घेर लिया। इन सभी परिस्थितियों में माई को संभालना एक बड़ी चुनौती थी। शाम को दादा साहब व्यथित मन से घर पर आए। उन्होंने सारी बातें माई को बताई। माई की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। बड़े करुण स्वर में वह बार बार कह रही थी, बताओ हमारे संस्कार कहाँ कम पड़ गए, बताओ हमारे संस्कार कहाँ कम पड़ गए। उसके बाद माई की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। दादा साहब की चिंताएं बढ़ती ही गई। इस कालावधि में श्रीकांत एक बार मेहमान की तरह आकर उन्हें देख गया। 2 महीनों के अंतराल में माई ने दादा साहब से और इस दुनिया से हमेशा के लिए इजाजत ली। दादा साहब अकेले ही रह गए, पर परिस्थितियां उन्हें हरा नहीं पाई। अनेक निराधार और दुखी, खुद की तरह संतान होते हुए भी संतानहीनों की दुख झेल रहे बेसहारा लोगों का वो सहारा बने। उन्होंने घर का परिवर्तन इन निराधार एवं बेसहारा लोगों को आश्रय देने वाले क्षेत्र में किया। ऐसा ही एक बेसहारा बुजुर्ग आज उनके आश्रम में सदस्य होने वाला था। दादा साहब के घने वृक्ष में एक और शाखा जुड़ने वाली थी। दादा साहब बरामदे में खड़े होकर उसी की राह देख रहे थे। कुछ देर बाद एक ऑटो आधार की ओर आते हुए दिखा। बरामदे के पास ऑटो रुकने के बाद एक 70-75 साल का बुजुर्ग उतरकर दादा साहब को अपना परिचय देने लगा। दादा साहब परिचय पूरा होने के बाद उसे अपने कमरे में ले गए। उस बुजुर्ग ने अपनी आप बीती दादा साहब को सुनाई। अचानक दादा साहब की आंखों से आंसू उमड़ पड़े और वह बुजुर्ग दादा साहब की कांधों पर सर रख कर रोने लगा। दादा साहब को माई की याद आई। उन्होंने दीवार पर लगे माई की तस्वीर की ओर देखा। तस्वीर में माई के चेहरे पर मुस्कान थी। दादा साहब ने खुद को संभालते हुए उस बुजुर्ग की पीठ पर हाथ रखा और उसके आंसू पोंछने लगे। दादा साहब ने फिर माई की तस्वीर को देखा। माई अब भी मुस्कुरा रही थी।